नमस्कार। आज की इस क्लास में हम फार्मेसी लॉ और एथिक्स के चैप्टर 12 को समझने वाले हैं। इसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस जरूरी कानून को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्ट इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, मतलब कानून का एक परिचय। इसके बाद हम बात करेंगे कंसेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स की, यानी सहमति और इस कानून के क्या उद्देश्य हैं। फिर हम समझेंगे कंडीशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या शर्तें हैं और कैसा ढांचा जरूरी है। और आखिर में हम देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, मतलब इस कानून की सबसे मुख्य बातें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, एक्ट इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। इस हिस्से में हम इस कानून की नींव को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें हाल ही में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमटीपी एक्ट की एक बेसिक समझ ले लेते हैं। पहली लाइन कहती है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी एक्ट इज लिंक्ड विद अबॉर्शन प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो एमटीपी एक्ट है वो गर्भपात यानी अबॉर्शन से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में है। अगली लाइन है, इट हैज बीन रिसेंटली अमेंडेड इन द ईयर 2020 एंड हैज बीन इन इफेक्ट सिंस 1971। इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून तो 1971 से ही लागू है, लेकिन अभी हाल ही में साल 2020 में इसमें एक बड़ा संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया है। आगे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट द पीरियड विद इन विच अबॉर्शन कैन बी डन हैज बीन इंक्रीज्ड। यानी इस नए बदलाव के हिसाब से गर्भपात करवाने की जो समय सीमा होती थी उसे अब बढ़ा दिया गया है। और आखिरी लाइन है, द अबॉर्शन कैन नाउ बी डन विद इन द पीरियड ऑफ 20 to 24 वीक्स। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब कुछ खास मामलों में गर्भपात 20 से 24 हफ्तों के बीच भी करवाया जा सकता है। चलिए अब इस कानून के इतिहास को थोड़ा और जानते हैं। पहला पॉइंट है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी एक्ट इज अ लेजिस्लेशन एनैक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1971 व्हिच अलाउज वुमेन टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी अंडर सर्टेन कंडीशंस। सिंपल शब्दों में एमटीपी एक्ट एक कानून है जिसे 1971 में हमारी भारतीय संसद ने बनाया था। ये कानून महिलाओं को कुछ खास परिस्थितियों में अपनी प्रेगनेंसी को खत्म करने यानी टर्मिनेट करने की इजाजत देता है। अगला पॉइंट है, द एक्ट परमिट्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसका अर्थ ये है कि जो ओरिजिनल कानून था वो 20 हफ्ते तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता था। आगे लिखा है, बट बियॉन्ड दैट इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ अ मेडिकल बोर्ड। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से ज्यादा की हो जाए तो फिर गर्भपात के लिए एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मंजूरी लेना जरूरी होता है। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कंसेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस भाग में हम इस कानून के नैतिक पहलू यानी सहमति के महत्व और इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। इस स्लाइड पर सबसे पहले बात की गई है सहमति की। लिखा है, एज पर द रूल्स अंडर द एक्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी द कंसेंट ऑफ द वुमन इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ मोस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब साफ है कि इस कानून के तहत महिला की सहमति को सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहां एक बॉक्स में एक एक्सेप्शन यानी एक अपवाद भी है जो माइनर्स यानी नाबालिगों के लिए है। यह कहता है, हाउएवर, इन केस द प्रेगनेंसी हैपेंस टू अ गर्ल हु इज बिलो 18 years of age, in that case the guardians hold the right to decide about aborting the child। इसका मतलब है कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो उस स्थिति में गर्भपात का फैसला लेने का अधिकार उसके गार्डियंस यानी अभिभावकों के पास होता है। अब देखते हैं इस कानून के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। पहला है, दिस लॉ हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन विद इन द सोसाइटी। यानी इस कानून का एक मकसद समाज में बच्चियों के हितों की रक्षा करना है। और दूसरा उद्देश्य है, गिविंग प्रायोरिटी टू द ओपिनियन ऑफ अ वुड बी मदर। मतलब ये कि जो महिला मां बनने वाली है उसकी राय को, उसकी ओपिनियन को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, कंडीशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि इस कानून को लागू करने के लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं और किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ती है। ये स्लाइड हमें गर्भपात के लिए 5 मुख्य शर्तें यानी कंडीशंस के बारे में बताती है। द एमटीपी एक्ट ऑल्सो लेज डाउन सर्टेन कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। दीज इंक्लूड, इसका मतलब है कि एमटीपी एक्ट कुछ शर्तें भी रखता है जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, कंसेंट। द वुमेन्स कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहली शर्त है सहमति, यानी गर्भपात के लिए महिला की सहमति अनिवार्य है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, रीजन। द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मस्ट बी कैरिड आउट फॉर रीजन सच एज द वुमेन्स हेल्थ, हर लाइफ।
कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और रेप। दूसरी शर्त है कारण, मतलब गर्भपात के पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए, जैसे महिला के स्वास्थ्य या जान को खतरा, गर्भ निरोधक का फेल हो जाना या फिर रेप जैसी घटना। नंबर 3, मेडिकल प्रैक्टिशनर। द टर्मिनेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तीसरी शर्त यह है कि यह प्रक्रिया सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है। नंबर 4, प्लेस। द टर्मिनेशन मस्ट बी कैरिड आउट इन अ रजिस्टर्ड मेडिकल फैसिलिटी। चौथी शर्त है जगह। यह प्रक्रिया सिर्फ एक रजिस्टर्ड अस्पताल या क्लिनिक में ही की जा सकती है। और नंबर 5, टाइम। The termination can be performed within the first 20 weeks of pregnancy. Beyond that, it requires the approval of a medical board. पांचवी शर्त है समय। गर्भपात आमतौर पर प्रेगनेंसी के पहले 20 हफ्तों के अंदर हो सकता है। उसके बाद जैसा हमने पढ़ा, मेडिकल बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती है। अब यहाँ पीले बॉक्स पर खास ध्यान दीजिए। रिमेंबर, CRMPT। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन पांचों शर्तों को याद रखने का एक आसान तरीका है। C से कॉन्सेंट, R से रीजन, M से मेडिकल प्रैक्टिशनर, P से प्लेस और T से टाइम। तो अब जो शर्तें हमने पिछली स्लाइड में देखीं, उन्हें पूरा करने के लिए एक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। इस स्लाइड में उसी की गाइडलाइंस दी गई हैं। द MTP एक्ट ऑल्सो लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर, यानी MTP एक्ट इसके लिए भी दिशा निर्देश देता है। इस फ्लो चार्ट में 3 मुख्य बातें हैं। पहला कदम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है गर्भपात के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाओं यानी हॉस्पिटल्स की स्थापना करना। इसके बाद दूसरा जरूरी कदम है ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर ये प्रक्रिया करेंगे उनकी सही ट्रेनिंग और योग्यता सुनिश्चित करना। और आखिर में तीसरा कदम है प्रोसीजर फॉर द अप्रूवल ऑफ मेडिकल बोर्ड्स, मतलब मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के लिए एक तयशुदा प्रक्रिया का होना, ताकि सब कुछ नियमों के अनुसार हो। चलिए, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। इसमें हम 1971 के एक्ट के जो मुख्य प्रावधान हैं उन्हें 3 अलग-अलग पार्ट्स में बहुत विस्तार से समझेंगे। ये है मुख्य विशेषताओं का पार्ट 1, एन इंडियन लॉ दैट रेगुलेट्स द कंडीशंस अंडर विच अ प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। इसका मतलब है कि ये एक भारतीय कानून है जो उन शर्तों को कंट्रोल करता है जिनके तहत एक प्रेगनेंसी को समाप्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट है लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन। द MTP एक्ट लीगलाइज्ड अबॉर्शन इन इंडिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, यानी इस एक्ट ने भारत में गर्भपात को कानूनी बना दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दूसरा पॉइंट है कंडीशंस फॉर अबॉर्शन। द MTP एक्ट अलाउज फॉर अबॉर्शन इफ, ये एक्ट गर्भपात की अनुमति देता है अगर A, द प्रेगनेंसी पोजेज अ रिस्क टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, यानी अगर प्रेगनेंसी की वजह से मां के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को कोई खतरा हो। B, there is a risk of the child being born with physical or mental abnormalities, मतलब अगर होने वाले बच्चे में किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता का खतरा हो। और C, the pregnancy is a result of rape or failure of contraception, यानी अगर प्रेगनेंसी रेप या गर्भ निरोधक के फेल हो जाने की वजह से हुई हो। तीसरा पॉइंट है टाइम लिमिट फॉर अबॉर्शन। द एक्ट परमिट्स अबॉर्शन अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक्ट 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में गर्भपात की इजाजत देता है। नीचे एक जरूरी नोट है, however, in certain cases, woman's life in danger or fetal abnormalities, abortion can be carried out beyond the 20-week limit. इसका मतलब यह है कि कुछ खास मामलों में, जैसे अगर महिला की जान को खतरा हो या भ्रूण में कोई गंभीर समस्या हो, तो गर्भपात 20 हफ्ते की सीमा के बाद भी किया जा सकता है। चलिए अब इन्हीं मुख्य विशेषताओं का पार्ट 2 देखते हैं। चौथा पॉइंट है who can perform abortions. The Act permits only registered medical practitioners to perform abortions. इसका मतलब यह है कि ये कानून सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ही गर्भपात करने की अनुमति देता है, कोई और नहीं। In addition, the Act requires that certain qualifications and experience be met by the medical practitioner performing the abortion. साथ ही ये भी जरूरी है कि जो डॉक्टर गर्भपात कर रहा है उसके पास एक तय योग्यता और अनुभव हो। पांचवा पॉइंट है कंसेंट। The Act requires that a woman seeking an abortion must give her informed consent. इसका मतलब है कि जो महिला गर्भपात करवाना चाहती है उसे अपनी इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति देनी होगी। सूचित सहमति का मतलब होता है प्रक्रिया की सारी जानकारी मिलने के बाद दी गई सहमति। यहाँ एक जरूरी नोट भी है, द कंसेंट ऑफ द स्पाउस इफ मैरिड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सर्टन केसेस। इसका अर्थ है कि कुछ मामलों में अगर महिला शादीशुदा है तो उसके पति की सहमति की भी जरूरत पड़ सकती है। और ये है मुख्य विशेषताओं का आखिरी यानी पार्ट 3। छठा पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। द एक्ट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर विमेन सीकिंग एन अबॉर्शन। ये बहुत ज़रूरी है।
ये कानून गर्भपात कराने वाली महिलाओं की जानकारी को गोपनीय रखने की गारंटी देता है। Prohibits disclosure of the identity of the woman seeking an abortion, except in certain circumstances. इसका मतलब है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गर्भपात कराने वाली महिला की पहचान किसी को भी बताई नहीं जा सकती। 7वां पॉइंट है Establishment of Committees. The Act mandates the establishment of committees to oversee the implementation of the law and to ensure that the procedure is being carried out safely and legally. इसका मतलब है कि ये कानून कुछ कमेटियों के गठन को अनिवार्य बनाता है, जिनका काम ये देखना होता है कि कानून ठीक से लागू हो रहा है या नहीं और प्रक्रिया सुरक्षित और कानूनी तरीके से हो रही है। और 8वां पॉइंट है पेनल्टीज। The Act provides for penalties for non-compliance with the provisions of the law, including imprisonment and fines. यानी अगर कोई इस कानून के नियमों को नहीं मानता तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स यहीं पर पूरा होता है। आज की इस क्लास में हमने इसके परिचय से लेकर इसके उद्देश्य, शर्तें और सभी मुख्य विशेषताओं को विस्तार से कवर किया है। कुल मिलाकर ये कानून चिकित्सा जरूरत और नैतिक विचारों के बीच एक संतुलन बनाते हुए महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और कानूनी ढांचा प्रदान करता है।